गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं मेरे डियर? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान आपके उज्जवल भविष्य को देखते हुए आपकी सेवा में लेकर के आता है टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसका ये आज श्रृंखला नंबर 22 है, यानी पार्ट नंबर 22 है। इसके पहले के पार्ट में अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशंस के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ऐसे ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि हम प्रत्येक दिन लेकर के आपकी सेवा में 5 बजे हाजिर हो जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि सेशन को स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन्हें बता देना चाहूँगा, आप हमें हमारे फेसबुक पेज एसपी शुक्ला एजुकेट को भी लाइक करें। वहाँ पर आप हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जहाँ से आप पूरा कंप्लीट PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे हमारे वीर सपूत, ऐसे हमारे साथी, ऐसे मेरे विद्वान साथी जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अंदाज में ओपन हो रहा है, खुल चुका है आपके लिए। आपके बीच में प्रश्न को थोड़ा सा एक अच्छे अंदाज में आपके बीच में स्टार्टिंग लेते हैं पहले प्रश्न के साथ ही। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज का एक उदाहरण है। देखिए मित्र, आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंज जो होता है, भौतिक परिवर्तन जो होता है, ये किस तरीके से होता है। तो आइए हम देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन जो होता है, फिजिकल चेंज जो होता है, वो किस तरीके से होता है। आपको ऑप्शन में दिख रहा है, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, पानी में चीनी का घुलना। मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि जब बात आती है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की, किसकी? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की, तो उसी के अंतर्गत आपको पता होगा, आपको मालूम है, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ये जो है आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलता क्यों है, इसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन मोमबत्ती का जलना ये भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है। दूध से दही बनना, आपने देखा होगा दूध होता है, दूध को जो है थोड़ा सा खट्टा पदार्थ कुछ डालते हैं, जैसे आपने देखा होगा गांव में मट्ठा डालते हैं, या कई लोग नींबू का रस डालते हैं, जिसके कारण दूध क्या होता है, दही बन जाता है, यानी थक्का बन जाता है। तो ये जो कारण होता है, ये किसके कारण होता है? तो ये कारण जो होता है, ये भी आपका फिजिकल नहीं होता, ये केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, एक तरीके से हम जानने का प्रयास करें तो केमिकल रिएक्शन होता है। फिर पानी में चीनी का घुलना, पानी में चीनी का घुलना, ये है भौतिक गुण, भौतिक क्वालिटी के अंतर्गत आएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, पानी में चीनी का घुलना। थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ कुछ पॉइंट्स पे। जैसे देखिए, भौतिक परिवर्तन होता क्या है, एक पॉइंट तो यही आपसे क्वेश्चन जैसे पूछूं कि मेरे दोस्त जरा आप ये बताओ कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है, फिजिकल चेंज जो होता है ये होता क्या है, तब आप क्या करेंगे। फिजिकल चेंज के अंतर्गत ही आप पहला ही प्रश्न जब बताते हैं, पूछा जाएगा कि बताइए ये क्या होता है, तो वहाँ पे आपका जवाब आना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों, किसके? पदार्थ के भौतिक गुणों, फिजिकल प्रॉपर्टीज में किस में परिवर्तन होता है फ्रेंड्स? पदार्थ के भौतिक गुणों में फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब आप समझते हैं, जैसे कोई चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, चेंज होती हैं, उसी को हम भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों, फिजिकल प्रॉपर्टीज में परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए पदार्थ की आकृति ये क्या थी, स्क्वायर है, मान लीजिए रेक्टेंगल है, इसको हमने प्रेशर दिया और प्रेशर देने के बाद इतना पार्ट क्या हुआ, दब गया। अब इतना पार्ट ये दब गया, इसी में ये जो कारण हुआ, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है जिसमें चेंजिंग आ रही है, कुछ ना कुछ स्थान बदल जा रहा है, यानी पदार्थ की आकृति बदल जा रही है। माप आप देखेंगे कुछ चीज़ें होती हैं, माप बदल जाएंगी, रंग बदल जाएगा। मान लीजिए कोई चीज़ जो है दूसरे कलर का था, ऐसा कुछ क्यों रंग बदल दिया, यानी कलर चेंज हो गया। आयतन बदल गया, आयतन का मतलब जगह इसमें ज़्यादा थी, दबाने के बाद ये पिचक गया, बहुत कम जगह हो गई। घनत्व भी बदल जाता है, डेंसिटी जिसको कहते हैं, या प्राकृतिक अवस्था जैसे होता है ठोस, द्रव एवं गैस में परिवर्तन। तो एक तरीके से आप इतनी सी बात यही जान जाइए कि भौतिक परिवर्तन का मीन्स होता है
ठोस द्रव एवं गैस में परिवर्तन, बस थोड़ा सा एक पॉइंट का लिखिए, ठोस द्रव गैस में परिवर्तन, बस एक ही पॉइंट आपको डिफेंड करा देता है परिभाषा के लिए कि भौतिक परिवर्तन क्या होती है। ठोस द्रव गैस में परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। भौतिक परिवर्तन जो होता है ये अस्थायी होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, अस्थायी। अस्थायी का मतलब होता है ये इम्परमानेंट होता है, जो कि उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल होता है। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं किया जाता है। आइए आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, थोड़ी सी परिवर्तन में आपको यही क्वेश्चन, यही कैसे हुआ, यहाँ पर भी तो परिवर्तन थोड़ा बहुत आपको लग रहा था, लेकिन यही कैसे हुआ मैं आपको बता दूं। जल का वाष्प में बनना, जल इसी में आपको दे दिया जाता है, जल का वाष्प में परिवर्तित होना, वाष्प में परिवर्तित होना या फिर पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि इसका कारण मैं आपको बता दूं, वाष्पन द्वारा क्रमशः जल तथा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी क्या किया जा रहा है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में परिवर्तन करने वाले कारक को हटा देने पर उसमें भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था यानी प्रीवियस स्टेट में आ जाता है। यानी एक पॉइंट और खतरनाक पॉइंट ये आप समझ जाओ, जिसमें वह पदार्थ क्या करे, पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले, पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले, वही क्या कहलाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे हवा में चांदी के बर्तनों का काला हो जाना, ये हो जाएगा, लेकिन दोबारा से ऐसा नहीं होगा कि बदल जाए। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल जाएगी अगर, तो उसके बाद आप गल जाएगी, गलने के बाद आप सोचोगे कि फिर मोमबत्ती बन जाए, तो नहीं बन सकती है। इसलिए दूध से दही बनना, दूध से दही तो बन जाएगा, लेकिन आप सोचेंगे कि दही को फिर दूध बना दूं, तो नहीं बन सकता है। पानी में चीनी का घुलना होगा, लेकिन इसको वाष्पन विधि के द्वारा जल को जब आप करेंगे तो पुनः इसको हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, यानी उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पानी में चीनी का घुलना। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं डायरेक्टली आपसे, जैसे क्वेश्चन कहूं कि जो ठोस कपूर होता है, जिसको हम सॉलिड कैम्फर कहते हैं, सॉलिड कैम्फर, ठोस कपूर से कपूर वाष्प यानी कैम्फर वेपर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी बिना द्रव अवस्था में बदले ठीक सीधे गैस में बदल जाना जो होती है, उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातज कहते हैं, सब्लिमेट, तथा इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ऊर्ध्वपातन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बना है, कई बार वनडे एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज का उदाहरण है। अभी तक हमने किसके बारे में देखा, भौतिक परिवर्तन के बारे में देखा। अब हम किस पर चर्चा करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस पर, यानी अब हम रासायनिक परिवर्तन पर चर्चा करने वाले हैं। आइए मेरे साथ आप भी क्वेश्चंस पे चर्चा करिए। देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। देखिए प्रिज्म में से गुजरने पर जो श्वेत प्रकाश होता है 7 रंग में विभक्त होता है, इसको हम रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज का नहीं कह सकते हैं। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, बिल्कुल ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन ही क्या होता है, पहले तो यही समझ जाओ मेरे मित्र, ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे वहाँ पर फिजिकल परिवर्तन समझा, वैसे ही यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंज पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं यानी केमिकल रिएक्शंस के परिणाम स्वरूप होते हैं, इसलिए इसमें शामिल यौगिकों, कंपाउंड्स अथवा तत्वों, एलिमेंट्स के परमाणु स्वयं को पुनर्व्यवस्थित रीअरेंज करके नए रासायनिक बंधों, केमिकल बॉन्ड्स का निर्माण करते हैं। यानी पूरा क्या करते हैं, ये पुनर्व्यवस्थित तो हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप भिन्न गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन जो होता है ये अस्थायी एवं अनुत्क्रमणीय होता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एक प्रश्न, ये क्या होता है, स्थायी और, आप नोट कर लीजिए प्रश्न मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बोल रहा हूँ, स्थायी और अनुत्क्रमणीय, स्थायी और अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल होता है। देखो ये हमने किसके बारे में बात किया कि अस्थायी और अनुत्क्रमणीय होता है, रासायनिक परिवर्तन के बारे में। फिजिकल का में आपको मैंने बताया कि फिजिकल के लिए आप देखिए
पहले प्रश्न में अगर चर्चा करूं तो पहले प्रश्न में फिजिकल के लिए आपको बताया कि ये अस्थायी और उत्क्रमणीय होता है, यानी रिवर्सिबल होता है। ये आप जानते हुए चलिएगा, बहुत अच्छे से समझते हुए चलिए। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। देखो मित्र, अर्थात कहने का मतलब क्या है, इसमें परिवर्तनकारी कारक को हटा देने पर उसमें भाग लेने वाले पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ पाते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मैं छोटा सा उदाहरण, जैसे आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है कि सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब इसका कारण आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लीजिए आपने आलू काटा, आलू, प्याज, धनिया, मिर्चा, लहसुन सब आपने काटा, काट के जो है सब्जी आपने भूंज दिया, सब्जी आपने क्या किया, पका लिया। अब सब्जी यहाँ पर पक गई। अब पकी हुई सब्जियों को पुनः कच्ची सब्जियों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आप परिवर्तित करने का प्रयास करिए, वो परिवर्तित ही नहीं होगा। मीन्स ये क्या है, आपका केमिकल चेंज हुआ, जिसके कारण अब वो दोबारा से उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकती है। इतनी सी बात समझ में। अच्छा, इसी क्वेश्चंस के साथ एक प्रश्न और आपको मैं तैयार करा दूं। डायरेक्टली आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि मेरे मित्र बताना जरा, पाश्चुरीकरण कौन सी प्रक्रिया होती है। तो आपको बताना चाहूँगा, पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी खाद्य पदार्थ, सामान्यतः तरल पदार्थ को एक निश्चित तापमान पर निर्धारित समय तक गर्म करने के पश्चात तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, जिसमें जिससे उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। इस विधि की खोज फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने कितने वर्ष में किया था, 1864 ईस्वी में किया था। इस विधि के अंतर्गत दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके पश्चात उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया से दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, नष्ट अथवा निष्क्रिय हो जाते हैं। यही इसका सबसे बड़ा कारण है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। देखिए, कोई भी जैविक पदार्थ होगा, खास तौर से यहाँ पर जैसे दिया है ना, जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व, तो सामान्यतः वह प्रत्येक जो होता है रासायनिक यौगिक, जिसको हम केमिकल कंपाउंड कहते हैं, वो कार्बनिक होता है। कार्बनिक अथवा जैव यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है, जिसमें कार्बन पाया जाता है। कार्बन परमाणु के आपस में श्रृंखला, जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशंस बनाने की प्रवृत्ति के कारण प्रकृति में लाखों कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। विश्व के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से ही निर्मित होते हैं। अब देखो, यानी इस क्वेश्चन का तो आपको जवाब पता हो गया, ऑप्शन सी हो गया, लेकिन कुछ इसके साथ भी चीज़ों को जान लें। कार्बन के अतिरिक्त अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है, इसीलिए अधिकांश कार्बनिक यौगिक जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स या उनके व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव्स या डिराइव्स करके बनाया जाता है। जैसे मैं बात करूं, मीथेन की बात कर लेता हूं। देखिए मेरे साथ आप नोट कर लीजिए, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीथेन का केमिकल सूत्र क्या होता है। तो मीथेन का होता है CH4। एथेन आपसे पूछा जा सकता है, एथेन का क्या होता है मेरे दोस्त, C2H6। बहुत बचपन के दिनों में याद करिए कि ये चीज़ें बहुत सताती थी, बहुत परेशान करती थी, टीचर बहुत मारते थे, भूल जाती थी चीज़ें। देखो, मीथेन, एथेन और उसके बाद यूरिया। देखिए यूरिया गलत कर दिया है, छोटी ई होनी चाहिए। देखिए यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो लिख देता हूँ, CONH2 होल ट्वाइस। ये ऐसे बड़ा लिख लीजिए, ये है आपका यूरिया का फॉर्मूला। तो ये आदि होते हैं जिनको हम आपको धीरे धीरे आपके पार्ट में बताते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मित्र, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, तो आपको पता है कि कार्बन है। क्या है फ्रेंड्स, कार्बन है। एक क्वेश्चन मैं इसी प्रश्न के साथ आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर 10 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न को कराइए, इसीलिए मैं कुछ प्रश्न अपने से आपको बताता रहता हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है। मान लीजिए ये कमरा है, क्या है, ये कमरा है। कैसा कमरा है ये,
बंद कमरा है। बंद कमरा है, इसमें कौन सी गैस जलाई जाए, कौन सी गैस जलाई जाए या कौन सी गैस जलाई जाती है जिसके कारण इस कमरे में जो व्यक्ति होता है उसकी या तो मृत्यु हो जाती है या फिर उसको घुटन सी महसूस होती है। ऐसा किस के कारण होता है, ऐसा किस परिस्थिति में हो सकता है, तो आपको बताना चाहूँगा। ये जो स्थिति आती है ये आपके कौन से गैस के उपस्थिति में होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड को डायरेक्ट CO लिख दिया जाता है, तो आप लिख लीजिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हमने आपको बताया कि CO भी लिखा जाता है। मीन्स आप समझ गए होंगे कि कोयला को जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस अत्यधिक मात्रा में निर्मुक्त होती रहती है। यह जो गैस है, ये जो गैस है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है, ये वाली गैस CO जो है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कैसी होती है, इस गैस की क्वालिटी पूछी जाती है, तो आपको बताना चाहूँगा। एक चीज़ आपने याद कर लीजिए, ये एक तो रंगहीन होती है, दूसरा ये गंधहीन होती है, रंगहीन, गंधहीन, और उसके बाद जो तीसरा इम्पोर्टेंट है वो है ये विषैली होती है। कैसी गैस होती है, विषैली गैस होती है। तो तीन इसके क्वालिटी में भी क्वालिटी निकल के आ जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। देखिए, अच्छा प्रश्न है। सिगरेट, अब तो पहले का एक ट्रेंड था, लोग बीड़ी जलाने के लिए अपनी जो है क्या पीते हैं उसको, सिगरेट पीने के लिए, सिगरेट तो लिखा है, बीड़ी सिगरेट जलाने के लिए क्या करते थे, देखो लाइटर का प्रयोग करते थे। अब उसी लाइटर की बात कर रहा है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। मित्र, आपको बता देना चाहूँगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C4H10। मेथेन का आपको बता ही दिया, एथेन, प्रोपेन, रेडॉन, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए, ब्यूटेन जिसको C4H10 कहते हैं, यह एक अति ज्वलनशील, क्या है फ्रेंड्स, ये अति ज्वलनशील का मीन्स क्या होता है आप समझिएगा। ज्वलनशील का मतलब होता है हाईली, लिख देता हूँ इंग्लिश में भी जैसे हमारे स्टूडेंट्स को तो दिक्कत ना आए, हाईली फ्लेमेबल होती है। और इसी के साथ साथ इस गैस की एक और खासियत जो होती है वो आपको बताना चाहूँगा मेरे मित्र, क्या होती है, ये रंगहीन होती है। अभी हमने इसके पहले बताया आपको, रंगहीन को क्या बोलते हैं, लिख देता हूँ COLOURLESS, कलरलेस होती है। क्या होती है, कलरलेस गैस है जिसे सरलता से दबाव डालकर तरलीकृत किया जा सकता है। यानी दबाव डालकर के इसको क्या किया जा सकता है, तरलीकृत किया जा सकता है। तरलीकृत का मतलब होता है LIQUEFIED, लिक्विफाइड। क्या किया जा सकता है, लिक्विफाइड किया जा सकता है। ब्यूटेन का वाष्प दबाव जिसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं, अपेक्षाकृत जो होता है कम होता है, इसीलिए इसे प्लास्टिक के छोटे दबाव पात्रों में रखना सरल होता है। यानी इस क्वेश्चंस का तो आप सही से जवाब समझ गए होंगे कि क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए, ब्यूटेन। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का, यानी प्रश्न नंबर 4 का जो सही जवाब आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चीज़ें आपको समझ में आ रही कि नहीं मित्र, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और इसी के साथ बताना चाहूँगा, लगे हाथ में एक पॉइंट और आपको बता देना चाहूँगा। देखिए मित्र, कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार आपसे जो है क्रम पूछ लिया जाता है, तो उसमें आप क्रम कैसे देते हैं, उस क्रम को भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन हो गया। वैसे ब्यूटेन को आपने देखा कि ब्यूटेन के लिए हमने जो केमिकल रिएक्शंस, केमिकल जो फार्मूला है वो क्या यूज किया, C2 नहीं होता फ्रेंड्स, C4H10 होता है।
सही से लिख देने दीजिए। C2 फिर से C2 ही आ रहा है। C4H10 ये किसका होता है? ब्यूटेन का। मेथेन का क्या होता है फ्रेंड्स? CH4 होता है। एथेन और मेथेन हो गया। मेथेन के बाद प्रोपेन दिया है, देखिए प्रोपेन का होता है C3H8 होता है। फिर आपका जो है रेडॉन R लिख सकते हैं, और एथेन नहीं दिया है, एथेन भी आप लिख सकते थे। एथेन का क्या होता है? CH4 होता है। तो इसमें कई सारे तरीके से क्वेश्चन बनता है, बस चीज़ों को आप जानते रहिए कि कभी कभी आपसे क्वेश्चन जैसे मेथेन का पूछा जाए तो क्या होता है? CH4 होता है। प्रोपेन का पूछा जाए तो C3H8 होता है। ब्यूटेन का आपको देख ही लिया कि C4H10 होता है। आइए चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आया हुआ है, दिख रहा है, आपकी निगाहों में दिख रहा है। आइए क्वेश्चन पर गौर करिए। pH मान दर्शाता है। अब देखो ये pH मान किस चीज़ को दर्शाता है ये आपको बताना है। बताना चाहूँगा, देखिए निगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक, भूकंप की तीव्रता का मूल्यांक, दूध की शुद्धता परखने का मूल्यांक। मित्र आपने बचपन से देखा होगा कि ये शार्ट में ऐसे लिखा जाता था pH वैल्यू। pH एक पैमाना स्केल है। ये क्या है? एक स्केल है जिसमें किसी विलयन या पदार्थ की अम्लीयता तथा क्षारीयता का स्तर दर्शाया जाता है। pH पैमाने पर मूल्यांकों का जो मान होता है वो कभी कभी पूछा जाता है किसके किसके मध्य में होता है? 0 to 14 यानी 0 से लेकर के 14 के मध्य होता है। ऐसे विलयन जिनका pH मान जो होता है, बहुत ध्यान से समझना, ऐसी वैल्यू जिनका pH वैल्यू जो होता है 7 से कम होता है, 7 से कम होता है यानी लेस देन 7 होता है, यानी इसकी जो वैल्यू होगी 7 से कम होगी, वे पदार्थ जो होते हैं अम्लीय होते हैं, जिसको इंग्लिश में मेरे दोस्त इंग्लिश मीडियम वाले जान लीजिए एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। तथा जिनका pH वैल्यू जो होता है वो 7 की वैल्यू से क्या होता है? मोर देन होता है। अब ये pH की वैल्यू जो है 7 से क्या है? ज़्यादा है, अधिक है, ऐसे को हम क्षारीय कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? क्षारीय कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एल्काइन कहते हैं या एल्केन कहते हैं। उदासीन विलयन क्या होता है ये भी जान जाइए। तो उदासीन विलयन का pH मान जो होता है वो एकदम 7 होता है, यानी pH वैल्यू जो होती है वो 7 के इक्वल होती है। तो ऐसी स्थिति में वो उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। शुद्ध जल उदासीन विलयन का एक उत्तम उदाहरण है। इतनी चीज को आशा करता हूँ कि आप समझ गए। अब क्वेश्चन पे गौर कर लीजिए जरा। क्वेश्चन कह रहा था कि pH मान दर्शाता है। देखो पूरी चीज तो बता दी आपको। ऑप्शन बी देखो क्या लिखा है? किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। बस जब तक चीज़ों को आप अच्छे से नहीं गौर करोगे वहाँ पर आपके लिए समस्या बन सकती है, लेकिन जैसे ही आप समझोगे वैसे ही आपके लिए समस्या दूर होती जाएगी। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर एक नए अंदाज में प्रश्न आपके बीच में आ चुका है। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलयन का pH मान क्या होगा? बचपन के दिनों को याद करिए। हमें याद है लिटमस पेपर आपको जो है लाइब्रेरी के अंदर का दिखाया जाता था। देखिए लिटमस जो होता है मूल रूप से बैगनी, मूल रूप से क्या होता है? बैगनी यानी पर्पल रंग का एक रंजक है। क्या है? पर्पल रंग का एक रंजक है जो प्राकृतिक रूप से लाइकेन नामक वनस्पति से प्राप्त होता है। पहली चीज़ तो आपसे पूछा जाए कि किससे प्राप्त होता है, तो ये किससे प्राप्त होता है मेरे फ्रेंड्स? लाइकेन। किससे फ्रेंड्स प्राप्त होता है? लाइकेन नामक वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। यह प्रयोगशाला में अम्लों का मतलब आप समझते हैं एसिड्स एंड क्षारकों का मतलब क्या होता है? बेस। क्षारकों का मतलब क्या होता है? बेस के परीक्षण के लिए लाल तथा नीले लिटमस विलयन अथवा लिटमस पत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। लिटमस पत्र की जो वैल्यू होती है वो 4.5 से कम
पीएच मान पर तथा 8.3 से अधिक पीएच मान पर रंग परिवर्तन करता है। अम्लीय विलयन नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, अर्थात यह जो होता है 4.5 से कम पीएच मान दर्शाता है। इसके विपरीत क्षारीय विलयन लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है, अर्थात यह 8.3 से अधिक पीएच मान को दर्शाता है। तो देखो 7, 6.5, 5 दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कंडीशन बन रही है नीले लिटमस, मान लीजिए ये पत्र है, ठीक है, ये पत्र है, कह रहा है कि 4.5 से कम, इससे भी कम और इससे ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आपके स्क्रीन पर है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। किसको मिलाकर के बनाया जाता है मेरे मित्र? तो आपको बताना चाहूँगा नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपको ऑप्शन दिख रहा है बी, बिल्कुल यही ऑप्शन बी ही सही है। अम्लराज अथवा एक्वा रेजिया नाइट्रिक अम्ल HNO3 का जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, HNO3, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl का जो अनुपात होता है वो कितना है, 1:3 के अनुपात में मिश्रण होता है। यह एक पीले नारंगी येलो ऑरेंज रंग का द्रव है जिसमें से धुआं निकलता रहता है। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सोना, चांदी, प्लेटिनियम जैसी नोबेल धातुओं को भी गलाने की क्षमता रखता है। तो आप तो समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8वां स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागरों में सर्वाधिक पाया जाता है? देखिए समुद्री जल का जो है आप देखेंगे कितना परसेंट भैया, 96.5% जो होता है। समुद्री जल कितना होता है, 96.5। और इसमें लवण की बात करें, सॉल्ट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, सॉल्ट जो होता है 2.5% तथा अन्य पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। यानी अगर हम बात करेंगे, कह रहा है कि सागरों का मतलब सागर का जो जल होता है उसमें जल जो होता है 96.5%, लवण जो होता है साल्ट 2.5% होता है। 1 लीटर समुद्री जल में लगभग जो है अगर देखेंगे तो 3.5 ग्राम लवण पाए जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है, 3.5 ग्राम लवण पाए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा जो होती है वो होती है सोडियम क्लोराइड की, जिसको NaCl कहते हैं। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की होती है। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग खाने वाले नमक के रूप में भी किया जाता है, जिसका बृहद स्तर पर उत्पादन समुद्री जल के वाष्पीकरण के द्वारा किया जाता है। तो आप सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पे गौर करिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागरों में सर्वाधिक पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। फ्रेंड्स क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। जैसे यहाँ पर मान लीजिए सोडियम क्लोराइड लिखा है, कल को आपको मान लीजिए यह न दिया होता, NaCl दिया होता, तो ये आपको पता होना चाहिए कि NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर, बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतहों के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए किसकी बात कर रहा है, बहुलक की बात कर रहा है। आपको बताना चाहूँगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन PTEF को सामान्यतः टेफ्लॉन कहा जाता है। अब बच्चे जिनको बहुत अच्छे से ज्ञान होगा, पता होगा, वो PTFE के बारे में तो सुना होगा मेरे दोस्तों, PTFE के बारे में सुना होगा। यदि आपने पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा होगा तो ये भी नहीं सुना होगा, ये भी सुन लीजिए, जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरो। देखिए P से पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन PTFE को सामान्यतः जो है टेफ्लॉन
के नाम से जाना जाता है, जो एक संश्लेषित बहुलक है। कभी कभी पूछा जाता है कौन सा बहुलक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, जो कि एक क्या है, संश्लेषित बहुलक है। संश्लेषित बहुलक है। संश्लेषित का मतलब आप समझ रहे होंगे, यह अत्यंत कठोर, चिकना एवं गैर प्रतिक्रियाशील पदार्थ नॉन रिएक्टिव है, जिस पर उष्मा, अम्ल तथा क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए इसके विभिन्न उपयोग किए जाते हैं, जैसे न चिपकने वाले बर्तन, नॉन स्टिक्स बनाने में, अत्यधिक अभिक्रियाशील यानी रिएक्टिव तथा संक्षारक रसायनों, कोर्सिव केमिकल्स के कंटेनर बनाने में, स्नेहक लिब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप सही से समझ गए होंगे कि विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतहों के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वो क्या है, आपका टेफ्लॉन है। आइए आज के अंतिम प्रश्न पर गौर करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोगी है या उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जा सकता है। देखिए मित्र, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बुलेट प्रूफ जैकेट क्या कह रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट। तो बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉलीएमाइड, यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन में बी दिख रहा है, पॉलीएमाइड, पॉलीपैराफेनिलीन, टेरेफ्थलेमाइड नामक बहुलक का निर्माण किया जाता है। इसमें केवल और केवल यही दिया है पॉलीएमाइड, तो यही हो जाएगा। यह एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है। इसका सामान्य नाम जो है, सामान्य नाम जो इसका है वो है केवलार। सामान्य नाम क्या है फ्रेंड्स, केवलार है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, आपसे पूछा जाए, कभी कभी पूछा जा सकता है, तो उसका नाम है पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन बी ही होगा। अब तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में ही आ गया होगा मेरे डियर। आइए एक प्रश्न जो हम आपसे पूछते हैं प्रत्येक दिवस, जिसका जवाब हम आपको अगले पार्ट में देते हैं। तो पिछले पार्ट में पूछा गया प्रश्न जिसका बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे मित्रों ने, बहुत सारे हमारे साथियों ने जवाब दिया था, उनको बधाई हो। आइए हम उस प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन था, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है। किसकी बात कर रहा है, अर्धचालक की। मेरे मित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न यूपीपीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। मेंस में भी इस प्रश्न ने अपनी दावेदारी फिक्स की है। बताना चाहूँगा, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी वैद्युत चालकता आचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक, परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इन्हें अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। तो एक प्रश्न तो आपको ये पता होना चाहिए कि अर्धचालक क्या होता है, पता हो गया। जैसे इसी अर्धचालक के अंतर्गत हम बात करेंगे तो नाम आ जाएगा, एक नाम आता है सिलिकॉन का। किसका नाम आता है, सिलिकॉन का। दूसरा नाम आप देखेंगे इसी में आ जाएगा जर्मेनियम। बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एग्जामिनेशंस में प्रश्न पूछा जाता है या तो सिलिकॉन दिया जाता है या तो जर्मेनियम। अब आप देख लो आपके प्रश्न में क्या दिया हुआ है, सिलिकॉन दिया है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मित्र, डी हो जाएगा, सिलिकॉन। क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, बहुत गौर से समझिए कि सबसे पहले तो आप ये समझिए अर्धचालक में सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन आपका आंसर हो गया, आंसर तो बी हो गया, लेकिन ये अर्धचालक ही क्या होता है ये आप समझ जाइए। कभी कभी डिफिनेशंस पे भी कुछ ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनकी वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है, उन्हीं को क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज के प्रश्न पर चलते हैं। आज का प्रश्न है, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है, यानी कौन से गैस की होती है। मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथाइल मरकैप्टेन। इनको केमिकल रिएक्शंस के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो जल्दी से बताइए, आप मित्रों को कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का जवाब, जिसका जवाब हम आपको देंगे अगले पार्ट में।
कैसा रहा आज का शो ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो पर कमेंट करके अपने जवाब जरूर दीजिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। इसका PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SP शुक्ला एजुकेट को जरूर विजिट करें। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। प्रत्येक दिन सुबह की 5 बजे पहली किरण के साथ SP शुक्ला एजुकेट संस्थान से जुड़ करके अपने उज्जवल भविष्य को भी बरकरार बनाए रखिए। ओके फ्रेंड्स, ऑल द